जय हिंद साथियों। आज जो है हम लोग नया विषय चालू करेंगे, सब्जेक्ट चालू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि संविधान होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। फिर पढ़ेंगे इनके संस्थाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्थाएं। उसके बाद पढ़ेंगे हमारे देश में सरकारें कैसी होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा और उसके बाद पढ़ेंगे हमारा पूरा संविधान, भारत की संविधान। तो आइए शुरू करते हैं नए इस विषय को। राज्य व्यवस्था और दी पॉलिटी क्या है? राज्य व्यवस्था पॉलिटी। पॉलिटी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? संविधान के बारे में। संविधान संविधान जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। मतलब संविधान वो है जो कानून बना है वो सबके लिए समान रूप से हो। क्या हो? जो कानून बना है वो सबके लिए समान रूप से हो, समान कानून। तो यदि संविधान की हम परिभाषा देखें, संविधान की परिभाषा का यदि बात करें तो नियम एवं कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। मतलब संविधान ऐसा कानून और नियमों का संकलन है जो किसी देश को सुचारू रूप से बिना किसी आंतरिक मामले या बाह्य मामले के, बिना किसी द्वेष भाव या प्रशासनिक गड़बड़ जैसे इन सब को नहीं हो उस देश में, तो ऐसे शासन चलाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है। पहले पढ़े संविधान, सम जोड़ विधान, समान कानून, सभी नागरिकों के लिए क्या हो? समान रूप से कानून हो। और संविधान की परिभाषा क्या है? नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। आगे पढ़ते हैं। आगे है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था क्या है? तो जो संविधान, हम कोई देश यदि संविधान बनाया, उस संविधान को कैसे लागू करें, यह है राज्य व्यवस्था। तो संविधान को व्यवहार में लाना, क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। जैसे यदि
हम एग्जाम्पल के यदि कोई उदाहरण लें तो जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 17 है, वो क्या सिखाता है हमें? अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी जाति हो या धर्म हो या लिंग हो या जन्म स्थान हो या नस्ल हो, इन सब पर विभेद नहीं करेगा। क्या करेगा? विभेद नहीं करेगा। क्या? नहीं करेगा। मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि कोई इंसान कैसा दिखता है, या उसका लिंग क्या है, या उसकी जाति क्या है, या वो किस धर्म से आते हैं, इन सबको मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। वो कानून के समक्ष या सरकार के समक्ष जो है सभी समान रूप से होंगे, चाहे अमीर गरीब हो, ये सभी समान रूप से होंगे। तो कोई भी जाति धर्म, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल में विभेद नहीं करेगा। इसके अंदर आता है एक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब का है? 1935 का है। कब का है? 1935। इसके अंदर जो है कहा गया था कि अस्पृश्यता का अंत होगा। फिर अगला पॉइंट है कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य व्यवस्था, यदि संविधान लागू हुआ, ठीक है, संविधान जैसे बना, संविधान क्या है? कानूनों और नियमों का संकलन, और संविधान को व्यवहार में लाना है, इसी को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो ये व्यवहार में लाएगा कौन? ये भी तो है, इसको व्यवहार में लाना है तो लाएगा कौन? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है राज्य व्यवस्था को व्यवहार में लाने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? जिम्मेदार कौन होगा? जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब जिम्मेदार हैं। विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उस विधि का पालन करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? यदि कोई नागरिक या कोई भी उस विधि का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करती है। तो इनके माध्यम से क्या चलता है? राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हैं यदि राज्य व्यवस्था लागू हुआ, ठीक है, तो लागू हुआ तो क्या हुआ? इसके लागू होने के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी बताएं, कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो। तो इसके अंदर भी संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे संविधान में कुछ उल्लेखित संस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं। तो इनके माध्यम से जो नीतियों का निर्माण होता है, या संसद खुद निर्माण करती है। तो इन नीतियों का जो निर्माण होता है, इनको सुचारू रूप देने के लिए कार्यपालिका आ गए थे, जैसे पुलिस प्रशासन हुई, डीएम, एसडीओ, ये सब हुए। फिर यदि इस
इस नियम का या कानून का यदि उल्लंघन कोई करता है तो उसके लिए क्या है, न्यायपालिका है, उसे दंडित करेगी यदि नियम या कानून का उल्लंघन हुआ तो कुछ संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं के बारे में पढ़ते हैं। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, ठीक, संस्थाएं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली संस्थाएं क्या है, संवैधानिक संस्थाएं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसका क्या रोल है, जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो, वो क्या कहलाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं। जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280, यदि निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये सब जो है क्या है, संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। ये सब क्या है, संविधान में उल्लेखित है। इस सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब उस आर्टिकल एक करके आर्टिकल देखेंगे तो उस समय इसकी चर्चा होगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि संविधान में उल्लेखित संस्थाएं क्या है, तो जिनका जिक्र संविधान में किया गया हो वो संवैधानिक संस्थाएं होती। फिर दूसरा होती है असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, यह क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें क्या है, जिसका जिक्र संविधान में ना किया गया हो और वह क्या हो, संविधान का उल्लंघन भी करे, जो संविधान का उल्लंघन करे, वो क्या है, असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे एग्जाम्पल में यदि देखें तो नक्सलवाद क्या करते हैं, जो भी सरकार की नीतियां होती है या जो भी कानून होते हैं उनका वो विरोध करती है, ठीक है। तो नक्सलवाद, जैसे आतंकवाद, जैसे माओवादी। तो ये सब क्या है, ये सब का अपना कुछ विचारधारा होता है, जो अपने विचारधारा को लागू पूरे देश पर चाहते हैं कि लागू हो, और जो कि अधिकतर जो है अपने स्वार्थ के हिसाब से ये लोग अपने विचारधारा को बनाते हैं। तो ऐसे विचारधारा को जो है क्या कहते हैं, सरकार जो है खत्म कर देती है कि ऐसे विचारधारा सभी पर लागू नहीं हो सकता, जो अपने स्वार्थ के दम पर जो है आगे बढ़ना चाहे, तो ऐसे विचारधारा को किसी भी देश में लागू नहीं होना देना चाहिए। तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती है, असंवैधानिक संस्थाएं। अगली संस्थाएं हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये क्या होती है, जैसे गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है, वैसी संस्थाएं जो कानून निर्माण में संसद का सहायक हो। क्या हो, कानून निर्माण में संसद का सहायक के रूप में काम करे। तो जिनका जिक्र संविधान में ना हो, जिनका जिक्र संविधान
में ना हो, लेकिन यह नीति निर्माण या कानूनों का निर्माण करने में संसद का सहायक के रूप में कार्य करे। क्या करे? कार्य करे। ठीक है। जैसे एक होता है राष्ट्रपति द्वारा, कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का सलाह पर जो है कुछ आयोग का गठन करती है। राष्ट्रपति क्या करती है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर आयोग का गठन करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था हमारे पास? योजना आयोग। ये बदलकर क्या हो गया? नीति आयोग। क्या बदलकर हो गया? नीति आयोग। इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। कब हुआ? 2015। ठीक है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नीति आयोग क्या है? ये एक कार्यकारी बॉडी है। क्या है? कार्यकारी संस्था है जो मदद करती है सरकार को। एक होता है इसी में सांविधिक बॉडी, सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्थाएं। ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या कहते हैं इसको? स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या करती हैं? ये तो संविधान के द्वारा निर्माण करती। क्या नहीं, संसद के द्वारा इसे निर्माण किया जाता है। संसद के द्वारा इसे निर्माण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग। ठीक है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है। तो इस तरह का संस्था जो है वो संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के द्वारा निर्माण किया गया है, तो उसे कहेंगे सांविधिक संस्थाएं। तो क्या है? सांविधिक संस्थाएं। संविधान के द्वारा इसे निर्माण किया जाता है, लेकिन इसका संविधान में जिक्र नहीं होता। जैसे NHRC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, या CBC हो गया। तो ऐसी संस्थाएं जो है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे जब आयोग पे आएंगे। तो अभी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखा रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं होती है जो गैर संवैधानिक संस्थाएं में आती है। ठीक है। तो यहाँ तक संस्थाएं पूरी तरीके से अच्छे से समझे होंगे, आई होप। ठीक है। आगे फिर देखते हैं। तो अगला क्या है? अभी तक हम लोग देखे थे क्या?
संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का संकलन जो किसी देश के लिए आवश्यक हो, किसके लिए? शासन चलाने के लिए। ठीक है। फिर देखें हम लोग संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं होती है? संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हम देखें। अब यदि कोई पूछ ले कि ठीक है आप इतना जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि हमें संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्वेश्चन तो आएगा ही, संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आइए वो समझते हैं क्यों पड़ी हम लोग को संविधान की आवश्यकता। तो क्वेश्चन के रूप में संविधान की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता क्यों? क्यों है हमको संविधान की आवश्यकता? अजीब सवाल है, क्यों है संविधान की आवश्यकता? तो क्यों है? सबसे पहले क्या है? नियम। क्या है? नियम। ठीक है। नियम में जैसे या तो नीति आ गया, ठीक है, या तो कानून आ गया। इन दोनों का क्या निर्माण? क्या निर्माण? क्यों निर्माण होगा? क्योंकि जो जो देश में, क्योंकि सभी देश के नागरिक समान रूप से अ, क्योंकि सभी देश के नागरिक समान रूप से क्या कर सके? इन कानून का पालन कर क्या कर सके? इन कानून का पालन कर शांतिपूर्वक जीवन जी सके। मतलब किसी भी ऐसा ना हो कि किसी देश में हंगामा हो जाए, ठीक है, दंगे हो जाएं या आंतरिक परिस्थिति बिगड़ जाए, तो ऐसे नियम और कानून का बना रहना बहुत जरूरी है जो सभी नागरिकों के लिए समान हो। जैसे हमारे ऊपर क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, नागरिकता दी गई है हमको, फिर डीपीएसपी दिया गया, नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है, नागरिकों को। तो ये सब क्या है कि हमारे ऊपर जो है क्या है, लागू है कि हम लोग को संविधान से मिला क्या क्या है। मौलिक अधिकार में बहुत सारे कानून के समक्ष समानता मिली हुई है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है हमको, जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है। अपना यदि कोई संस्थान बनाना चाहते हैं एजुकेशनल, तो वो बनाइए। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि अपना किसी भी रूप में जीवन निर्वाह के लिए, अपना पालन पोषण के लिए अपना कोई भी उद्योग धंधा कर सकें, कोई भी काम कर सकें, इसकी भी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ऐसी ऐसी जो है कानूनों का संकलन जो है वो संविधान में रहता है, जो समान नागरिकों के लिए बना हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र होता क्या है? आप लोग ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन सुने हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर्म गवर्नमेंट, वही क्या कहता है, लोकतंत्र कहलाती है। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। तो लोकतंत्र क्या है कि जनता अपने बीच से प्रतिनिधि चुनकर अपने ऊपर शासन चलाने के लिए
भेजती है जो स्वयं जनता का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र समझ में आया। इसके लिए भी हम लोग करते हैं जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। फिर अगला पॉइंट है कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम विश्वास या समन्वय स्थापित हो। तो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह जो समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाना है। ऐसा नियमों का समूह जो क्या करे, समाज में क्या हो, न्यूनतम विश्वास और समन्वय बना रहे, जिससे आंतरिक शांति बनी रहे। क्या होगा इससे? आंतरिक शांति बनी रहे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति कौन तय करेगा? कौन? समाज में निर्णय लेने की शक्ति को कौन तय करेगा? वही तय करेगा जो प्रतिनिधि को चुन के भेजेगा। जैसे अभी देखिए हमारे पास पार्टी के रूप में कौन से है? कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस हुआ, और भी आप है, फिर टीवी के पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, शिवसेना है, बहुत सारी पार्टियां। लेकिन जनता उन्हीं को चुनती है जो उनको पसंद होता है। तो कैसे? जैसे जनता किसी एक दल को चुनी, ठीक है, तो वो दल जीत करके केंद्र में जाएगा और क्या करेगी, वो नियमों और कानूनों को ऐसे ढंग से पेश करेगी जो जनता के लिए फायदे का हो। क्या हो? जनता के लिए फायदे का हो, शांतिपूर्ण समाज में बना रहे। तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति को कौन तय करेगा? ये भी फैसला कौन करती है? संविधान। इसमें लिखा गया है कि केंद्र का क्या जिम्मेदारी है, राज्य का क्या जिम्मेदारी है, केंद्र क्या क्या करेगी, राज्य क्या क्या करेगी। तो इस तरह से समाज में निर्णय लेने की शक्ति कौन तय करेगा, इसके बारे में संविधान हमें बताता है। और कैसा सरकार निर्मित होगा, किसके पास शक्ति होगी, कैसा सरकार निर्मित होगा या किसके पास शक्ति होगी, किसके पास शक्ति होगी, ये सारा फैसला जो है कौन करता है? संविधान। फिर अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा कुछ सीमाएं लगाकर उनका उल्लंघन ना करे कभी। क्या होगा? संविधान का ये भी है कि सरकार कुछ सीमाएं लगाएगी, सरकार कुछ सीमाएं लगाएगी जिससे कानून का उल्लंघन
ना हो, ठीक है, जो संविधान में लिखा है उसका उल्लंघन ना हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल के दो, आप किसी को बीच चौराहे पे शर्मसार कर दिए, या ठीक है आप किसी को हत्या कर दी, तो क्या आपको न्यायपालिका छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा बीएनएस बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत आपको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार सभी को है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, स्थान अलग अलग हो, नस्ल का हो, या किसी भी रूप में सभी को समान रूप से जीवन जीने का। आपको हक नहीं है कि आप किसी और के जीवन को नष्ट कर दें। तो ऐसे में सरकार क्या करती है? कानूनों का उल्लंघन ना हो इस तरह कुछ सीमाएं लगाती है। तो इसका जिक्र कहाँ है? संविधान में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना या उसको न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो जनता, सरकार जो है, सरकार सरकार जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। तो क्या करेगी? सरकार जो है क्या करेगी? जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी ताकि न्यायपूर्ण समाज की प्राप्ति हो सके, स्थापना हो सके। तो न्यायपूर्ण समाज मतलब सबको न्याय मिले। कई प्रकार का न्याय, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, या आर्थिक न्याय हो, या राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तीन प्रकार का न्याय है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीन तरीके का न्याय है। तो तीन तरीके का न्याय सभी को मिल सके, क्या सभी को मिल पाए। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्या है ये आप समझ गए होंगे यहां तक में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक में हम लोग क्या पढ़े? जैसे संविधान क्या है इसके बारे में जाने, फिर राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में जाना, फिर राज्य व्यवस्था की जिम्मेदारियां कौन लेगी इसके बारे में जाने, फिर अलग अलग संस्थाएं आई उसके बारे में पढ़े, फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके भी बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कि संविधान कैसा होता है। जैसे संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है, दोनों प्रकार की संविधानें हो सकती है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि संविधान दो प्रकार का हो सकता है। संविधान दो प्रकार का हो सकता है, या तो संविधान लिखित हो सकता है, लिखित संविधान, या तो अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो सबसे पहले बोला जाता है कि 1215 बीसी, नहीं एडी, सॉरी 1215 एडी, लगभग 1200 के आसपास
इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था जनता के प्रति। क्या? कि जनता को आवश्यक चीज़ों के लिए, मतलब चाहे वो न्याय हो या चाहे वो सामाजिक कल्याण का लेकर के कुछ बातें की गई हो या समाज में कैसे रहना है उसके बारे में की गई हो, तो कुछ इस तरीके से जो है मैग्ना कार्टा एक जारी किया गया था। तो बोला जाता है कि तभी से जो है धीरे धीरे संविधान का विकास हुआ, कि अग्रसर आगे बढ़ते समय के दौर में संविधान जो है बनना प्रारंभ हुआ। पर मूल रूप से हमें देखने को मिलता है अमेरिका की क्रांति के पश्चात। अमेरिका की क्रांति के पश्चात हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था उस समय, और उसी सम्मेलन में अमेरिका की संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर संविधान का निर्माण? अमेरिका की क्रांति के बाद से। तो अमेरिका की क्रांति के बाद से कैसा? लिखित। और उसके पहले से कहीं था कहीं नहीं था तो अलिखित। अलिखित क्या होती है? क्योंकि अलिखित में होता क्या है कि हमें बातें लिखी हुई तौर पर नहीं मिलती है, लेकिन समाज में फैला हुआ मिलता है कि ऐसा चीज ना करें, ये चीज ना करें। जैसे देखिए, हमारे समाज में कहता है झूठ मत बोलें, चोरी ना करें, या किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, सबसे दयापूर्ण भाव रखें। तो ऐसे जो है संविधान में लिखी हुई नहीं है, पर एक सामाजिक तौर पर देखें तो ये सारी बातें भी अलिखित में आती है, क्योंकि नियम तो ये भी है चोरी ना करें, नियम तो ये भी है डाका ना डालें, ये भी नियम है, दूसरों को प्रताड़ित ना करें, ये भी नियम है। तो वो सब अलिखित में आएगा। तो अलिखित में जो है बोला हुआ, मुंह से बोलचाल के भाषा में बहुत चीज बोल देते हैं, लेकिन प्रमाणिक तौर पर देखा जाए तो लिखित संविधान का प्रमाण अधिक सर्टिफाइड होता है। तो आइए देखते हैं लिखित और अलिखित में विभेद। तो सबसे पहले लिखित को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि लिखित का अंश जो है, लिखित अंश जो है वो ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। और अलिखित अंश, अलिखित अंश क्या होगा? वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लिखित अंश का यहाँ मात्रा ज्यादा होगा। फिर यदि बात करें तो लिखित संविधान किसी के द्वारा निर्मित होती है। जैसे भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित की गई थी, तो उसी तरह लिखित संविधान, लिखित संविधान निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। फिर क्या है? लिखित संविधान में तारीख भी होगी अगर निर्मित है तो। जैसे हमारा क्या है कि अंशतः रूप से कब लागू किया गया था, मतलब संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान, लिखित संविधान क्या होती है कि लागू होने की तारीख तारीख होती है। ठीक है, तारीख होती है। फिर ऐसे में क्या होगा? एकात्मक भी हो सकता है सरकार, लिखित में एकात्मक हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है, संघात्मक सरकार भी हो सकता है, फिर अर्ध संघात्मक भी हो सकता है, अर्ध संघात्मक भी हो सकता है। एकात्मक में एक ही पार्टी वहां रूल करेगी, जैसे चाइना। संघात्मक में संघ यहाँ पूरा केंद्र में शक्तिशाली होगा, जैसे अमेरिका। और असंघात्मक में यहाँ केंद्र के पास भी कुछ शक्तियां होंगी, राज्य के पास भी कुछ शक्तियां होंगी, जैसे भारत। और संघात्मक है तो ऐसी सरकार का, संघात्मक सरकार, सरकार हो सकता है, हो सकता है।
फिर अगला पॉइंट लिखते हैं, यहाँ न्यायपालिका शक्तिशाली होगी, न्यायपालिका शक्तिशाली होगी। जैसे हमारा संविधान देखिए, हमारे संविधान में क्या कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में प्रतिकरण, तीनों संविधान का 3 अंग होंगे। कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, अपना खुद संस्था चलाती है। कभी कभी कार्यपालिका के ऊपर भारी पड़ जाती है न्यायपालिका, विधायिका के ऊपर भारी पड़ जाती है न्यायपालिका। तो यहाँ पर न्यायपालिका शक्तिशाली होती है। फिर अलिखित संविधान में यदि हम देखें तो इसमें लिखित अंश बिल्कुल कम होगा, लिखित अंश जो है कम होगा, नहीं तो ना के बराबर होगा। ठीक है। फिर अलिखित अंश जो है यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या होगा? अलिखित अंश यहाँ पे ज्यादा होगा। ये जो है यह विकास के द्वारा, जैसे विकास के द्वारा मतलब जैसे हम लोग क्या कहीं लिखा है, मतलब हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, विकास दर पीढ़ी कर रहा है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, सदा दया की भावना रखो। ये तो विकास दर समय के साथ विकास करते आए हम, और हमारे साथ ये चलता आया ऐसे नियम। तो ये भी क्या होगा? ये भी विकास के द्वारा यह विकसित, जैसे बोल सकते हैं विकसित होता है, यह विकसित होता है। आगे यहाँ अधिकतर यहाँ एकात्मक सरकार पाई जाती है, एकात्मक सरकार पाई जाती है। फिर है विधायिका, यहाँ शक्तिशाली होता है। जैसे ब्रिटेन का देखिए, विधायिका क्या होगी? शक्तिशाली होगी। विधायिका क्या होगी? शक्तिशाली होगी यहाँ। तो यहाँ पे न्यायपालिका शक्तिशाली है, वहां विधायिका। जैसे इंग्लैंड में यदि देखें, ब्रिटेन में यदि देखें तो लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स या लोअर हाउस बोलिए, तो ये यहाँ शक्तिशाली होता है न्यायपालिका से भी ज्यादा। तो अलिखित संविधान में क्या होती है? लिखित का अंश बहुत कम है तो ना के बराबर हो, या अलिखित अंश बहुत ज्यादा हो, विकास के द्वारा ये विकसित हुआ है। फिर एकात्मक सरकार यहाँ पाई जाती है, और विधायिका शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक लिखित संविधान और अलिखित संविधान दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद।